हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा के बारे में 2021-22, जिसका सिलेबस जो है जारी हो चुका है और 2-4 दिनों में इसका वैकेंसी जो है भर्ती परीक्षा इसका आ जाएगा एग्ज़ाम पेपर। ठीक है, तो उसको भी फिल करिए और इसके बाद पेपर जो है इसका कराया जाएगा। तो हम इसमें जो है बेसिकली इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे लेखपाल सिलेबस जो नया जारी हुआ है उसमें क्या क्या पूछा जाएगा और किस सब्जेक्ट से कितने कितने पॉइंट टॉपिक आएंगे वो देखेंगे। फिर इसके बाद इस वीडियो में हम खासकर ग्राम विकास ग्राम समाज एवं विकास के बारे में जो है डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए परीक्षा की योजना जो है इसमें बताई गई जा चुकी है, जिसमें कि 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे: सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान, ग्राम समाज एवं विकास। ये 4 सब्जेक्ट होंगे और इनके प्रश्नों की संख्या 25-25 होगी। टोटल मिला के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 अंक के ही पूछे जाएंगे। समय होगा 2 घंटा यानी कि 120 मिनट का। ठीक है, अब इसके बाद इसको हम डिटेल से देखते हैं। तो देखिए, जो नवीनतम पाठ्यक्रम यानी नवीनतम जो सिलेबस जारी हुआ है वो एक लिखित परीक्षा की एक पाली की होगी, जिनमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी तथा समय अवधि जो है 2 घंटे की होगी। परीक्षा के प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे और प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक का होगा। और जो है ये CCC के बारे में जो है पहले ही जारी किया जा चुका है कि CCC अब इस लेखपाल के लिए अनिवार्य नहीं है। ठीक है, परीक्षा की योजना अभी बताया गया। टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 नंबर के, समय 2 घंटा। ठीक है, और इसमें एक बात है, उपयुक्त परीक्षा है तो निगेटिव मार्किंग यानी कि ऋणात्मक अंक दिए जाने हैं, जो प्रश्न के पूर्णांक का 1/4 अंक यानी कि 25% होगी। ठीक है, तो यानी कि निगेटिव मार्किंग भी शामिल है। अब पाठ्यक्रम में देख लेते हैं क्या क्या पूछा जाएगा, किस सब्जेक्ट से कौन कौन टॉपिक आएंगे। तो देखिए, सबसे पहले सामान्य हिंदी की बात करें तो उससे समास पूछा जाएगा, पर्यायवाची होगा, विलोम होगा, तद्भव तत्सम होगा, संधियाँ होंगी, वाक्यांशों के लिए एक शब्द निर्माण होगा, लोकोक्तियाँ होंगी एवं मुहावरे होंगे, वाक्य संशोधन होगा, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी और त्रुटि से संबंधित क्वेश्चन होंगे, अनेकार्थी शब्द होंगे, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो टोटल 25 जो क्वेश्चन पूछा जाएगा हिंदी में, इन्हीं में से आएगा। ठीक है, इसके बाद गणित की बात करते हैं। तो गणित में जो है अंक गणित एवं सांख्यिकीय होगा, उसमें जो है टॉपिक पूछा जाएगा संख्या पद्धति, परसेंटेज, लाभ हानि, सांख्यिकी, आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता बंटन, सारणीयन, संचयी बारंबारता, आंकड़ों का निरूपण, दंड चार्ट, पाई चार्ट, आयत चित्र, बारंबारता, बहुभुज, केंद्रीय माप, समानांतर माध्य, मध्यिका एवं बहुलक। ठीक है, इसके बाद बीजगणित यानी कि अलजेब्रा में जो है पूछा जाएगा। अलजेब्रा में लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक और उनमें संबंध पूछा जाएगा। युगपत समीकरण पूछा जाएगा, द्विघात समीकरण पूछा जाएगा, गुणनखंड और क्षेत्रफल प्रमेय से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रेखा गणित में जो है त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस प्रमेय से पूछा जाएगा क्वेश्चन। त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलंब, समानांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज के परिमाप तथा क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन होंगे। वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद सामान्य ज्ञान की बात करते हैं। तो जीके जीएस में जो है सामान्य विज्ञान पूछा जाएगा, राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था, विश्व भूगोल एवं जनसंख्या, सामान्य विज्ञान के प्रश्न, दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य प्रबोध एवं जानकारी पर होंगे, जिसकी किसी भी सुशिक्षित जो व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने किसी वैज्ञानिक विषय का अध्ययन नहीं किया हो। ठीक है, इसके बाद भारत के इतिहास के अंतर्गत जो है आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर ध्यान देना होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति तथा विशेषता, राष्ट्रवाद का अभ्युदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य ज्ञान अपेक्षित है। भारतीय राज्य व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था से अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था तथा नियोजन के व्यापक लक्षणों की जानकारी पर प्रश्न होंगे। इसके बाद विश्व भूगोल तथा जनसंख्या में केवल उन्हीं विषयों की जानकारी की परख होगी जिसमें भारत के भूगोल में भौतिक, पारिस्थितिक,
आर्थिक, सामाजिक, जननांकीय पक्षों पर विशेष बल दिया जाएगा। अभ्यर्थियों से उपरोक्त की सामान्य जानकारी, अभिज्ञा, विशेषता उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में भी अपेक्षित होगी। ठीक है। इसके बाद आएगा चौथा जो सब्जेक्ट है वो है ग्राम समाज एवं विकास। ठीक है, ये नया टॉपिक है क्योंकि इसके पिछले जो लेखपाल का पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया था इससे संबंधित प्रश्न, तो इस बार भी इसमें जोड़ा गया है। देखिए इसमें जो है इसके सिलेबस में दिया गया है कि ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में, ग्राम विकास कार्यक्रम, ग्राम विकास योजनाएं एवं प्रबंधन, ग्राम विकास शोध प्रणालियाँ, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, ग्रामीण सामाजिक विकास, ग्राम विकास एवं और भौमिक सुधार, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, केंद्र व राज्य सरकार की ग्राम विकास से संबंधित योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हम इस जो है चारों सब्जेक्ट में हम यही टॉपिक इसमें पढ़ाने वाले हैं, ग्राम विकास एवं ग्राम समाज एवं विकास के बारे में। अब इसमें हम एक एक करके एक एक टॉपिक को चैप्टर वाइज जो है पढ़ेंगे बारी बारी से क्वेश्चन में। ठीक है, इस वीडियो में तो सबसे पहले हम इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं आज के इस वीडियो में कृषि, पंचायती राज और ग्रामीण विकास, जो कि चौथा सब्जेक्ट है, जो कि 25 क्वेश्चन इससे भी आएंगे। तो देखिए इसमें जो है हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं भारतीय कृषि, भारत की कुछ प्रमुख फसलें, उनकी आवश्यक कृषि, जलवायु तथा प्रमुख उत्पादक राज्य। ठीक है, इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2021-22। इसके बाद हम खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2021-22, कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियाँ, प्रचलित कृषि शब्दावलियाँ, उत्तर प्रदेश की कृषि पढ़ेंगे, प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रम देखेंगे, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में देखेंगे, भारत में विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के बारे में, लंबाई मापने की इकाइयाँ, जमीन पैमाइश की इकाइयों के बारे में देखेंगे, भारतीय भूमि माप उत्तर प्रदेश खासकर देखेंगे, उत्तर प्रदेश में प्रचलित माप के बारे में मतलब वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, अब इसमें हम आज की इस वीडियो में भारतीय कृषि के बारे में सबसे पहले जानेंगे और समझेंगे। ठीक है, धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक के बाद एक एक वीडियो आएगा ये, और जब तक एग्ज़ाम नहीं हो तब तक इस तरीके से क्वेश्चन इसमें आपके जो है टॉपिक वाइज चलते रहेंगे। तो भारतीय कृषि की बात करें तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। ठीक है, भारत देश की लगभग 70% जनसंख्या जो है गाँवों में निवास करती है, जिसकी निर्भरता मुख्य रूप से कृषि पर ही है। ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान जो है वो महत्वपूर्ण है। तो इसलिए जो है कृषि को कहा जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है कृषि को, कृषि क्षेत्र को। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और देश में लगभग 70% जनसंख्या जो है गाँव में निवास करती है, यानी कि वो कृषि पर ही निर्भर लगभग रहती है। ठीक है, और 30% जनसंख्या जो है शहरी आबादी है। अब इसके बाद हम देखेंगे भारत की प्रमुख फसलें, यानी कि भारत में कौन कौन सी प्रमुख फसलें उगाई जाती हैं। तो देखिए 3 प्रकार की प्रमुख फसलें भारत में होती हैं, पहली रबी, दूसरी खरीफ और तीसरी जायद। ये 3 प्रकार की प्रमुख फसलें हैं जो भारत में उगाई जाती हैं। अब रबी फसल में कौन कौन सी फसल आती है, तो इसमें देखिए राई, गेहूँ, जौ, सरसों, चना, मटर आदि जो फसलें होती हैं ये सारी रबी फसल के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, रबी की फसलों की बुआई जो है वो अक्टूबर महीने में की जाती है और कटाई जो है अप्रैल माह में कर ली जाती है। यानी कि आप देखे होंगे गांव में जो है गेहूँ की बुआई जो होती है वो अक्टूबर नवंबर के मंथ में होती है और कटाई इसकी जो है मार्च अप्रैल मंथ में करी जाती है। तो इस तरीके से रबी की फसल के बारे में याद रखना है आपको। जैसे इसमें क्या याद रखना है कि रबी में देखिए 2 अक्षर है। ठीक है, तो इस तरीके से गेहूँ में भी 2 अक्षर है, राई में भी 2 अक्षर है। ठीक है, चना में 2 अक्षर है, और गेहूँ जो चना ये हो गया। इसके बाद जौ 1 अक्षर है, और इसके बाद सरसों में 3 है, मटर में 3। तो इस तरीके से आपको याद रखना कि सबसे ज़्यादा जो जिसमें 2 अक्षर आते हैं गेहूँ, जौ, चना, तो ये रबी की फसलें होंगी। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं खरीफ फसल के बारे में। दूसरी सबसे प्रमुख फसल है भारत की। खरीफ फसल में जो है मक्का, तंबाकू, चावल, बाजरा, ज्वार, कपास, सन, जूट, मूंगफली आदि फसलें प्रमुख रूप से इसमें आती हैं। ठीक है, यानी कि इनकी बुआई जो होती है वो जुलाई के मंथ में होती है और इनकी कटाई जो है अक्टूबर के मंथ में होती है। ठीक है, यानी कि खरीफ फसल जो होती है वो मक्का होती है, तंबाकू होती है, चावल है, बाजरा है, ज्वार है, कपास सब एक ही समय बोया जाता है, सन है, जूट है यानी कि बरसात के मौसम में, और मूंगफली भी। ठीक है, कटाई इनकी जब ठंडियाँ स्टार्ट होने लगती हैं वैसे ही कटाई की जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है, बुआई का माह और कटाई का माह।
ठीक। इसके बाद जायद फसल जो आता है, जायद फसल में ज़्यादातर वो फसलें आती हैं जो सलाद के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं, सब्जी के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे कि खीरा है, ककड़ी है, खरबूजा है, तरबूज है। मौसमी सब्जियों की फसलें मुख्य रूप से इसमें शामिल होती हैं और इनमें जो है खासकर आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, खीरा, ककड़ी, खरबूजा, तरबूज। ठीक है, और इन्हें रबी और खरीफ फसलों के बीच जो है पैदा किया जाता है, यानी कि रबी की फसलें जब अप्रैल में काट ली जाती हैं तब इनकी बुआई होती है। इसके बाद जब जुलाई और जून में जब खरीफ की फसल बोई जाती है तब इनको जो है काट लिया जाता है और इन्हें मार्च में बोया जाता है और जून में तैयारियां हो जाती हैं। इस तरीके से आपको याद रखना है। अब आगे हम बात करते हैं चावल, गेहूं, ज्वार, मक्का, दालें, बाजरा और फल एवं सब्जियां जो हैं आज हमारे देश की प्रमुख खाद्य फसलें, यानी कि पूछा जाता है कि खाद्य फसलें फसलें जो हैं कौन कौन सी हैं भारत में। तो चावल आता है, गेहूं आता है, ज्वार है, मक्का है, दालें होती हैं, बाजरा है, फल हैं, सब्जियां हैं, सारी खाद्य फसलों के अंतर्गत आती हैं जो कि प्रमुख खाद्य फसलें हैं। ठीक है, जिन्हें कुल कृषि क्षेत्र के 3/4 भाग पर उगाया जाता है, यानी कि 3/4 भाग पर इन्हीं सारी फसलों को उगाया जाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं तो वर्ष 2012-13 में जो है खाद्यान्न के अधीन कुल क्षेत्र 12.0 करोड़ हेक्टेयर था, जिसमें लगभग 80.4% यानी कि 9.67 करोड़ हेक्टेयर जो है अनाज के ही अधीन था। यानी कि 2012-13 में जो है खाद्यान्न के अधीन कुल क्षेत्र में 80.4% क्षेत्रों पर जो है अनाज ही बोया गया। ठीक है, बोया जाता था। आगे बात करते हैं तो देश की सबसे महत्वपूर्ण फसल जो है वो चावल है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देश की सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल जो है वो चावल है। खाद्यान्न के अधीन कुल क्षेत्र के लगभग 35.3% भाग पर चावल बोया जाता है और विगत 5 वर्षों में देश में चावल की पैदावार जो है 105 मिलियन टन से ज़्यादा रही है। ठीक है, देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में चावल का योगदान जो है वो 42% है। ठीक है, इसके बाद चावल उत्पादन में अब देखें राज्य की बात करें तो पश्चिम बंगाल जो है प्रथम राज्य आता है, जो कि सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन होता है वो पश्चिम बंगाल में होता है, ये आपको याद रखना है। विश्व के कुल चावल उत्पादन की बात करें तो भारत का योगदान टोटल 22% है और भारत जो है वो चीन के बाद विश्व के दूसरे पायदान पर आता है। ठीक है, यानी कि चीन चावल उत्पादन में पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर भारत का नंबर आता है, जो कि विश्व के कुल चावल उत्पादन में भारत का योगदान जो है वो 22% आता है। ठीक है, अपने निर्यात से देश के लिए विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाने वाले कृषि उत्पादों में शीर्ष स्थान पर चावल का है। ठीक है, यानी कि विदेशी मुद्रा अगर कृषि उत्पादों में सबसे ज़्यादा आता है तो वो चावल से ही आता है, यानी कि चावल का निर्यात ज़्यादा। चावल का निर्यात यानी कि बेचना, ठीक है, बाहर बेचना, तो उसको निर्यात कहा जाता है। अब आगे हम बात करते हैं गेहूं के बारे में। गेहूं जो है भारत की दूसरी महत्वपूर्ण फसल है। खाद्यान्न के अधीन क्षेत्र के 24.7% पर गेहूं बोया जाता है। हरित क्रांति के फलस्वरूप भारत में गेहूं उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई। ये भी पूछा जाता है कि हरित क्रांति में किस फसल को सबसे ज़्यादा लाभ हुआ था, तो वो हुआ था गेहूं को। ठीक है, गेहूं को सबसे ज़्यादा लाभ हुआ था और सबसे गेहूं उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई थी। ठीक है, गेहूं के कुल वैश्विक उत्पादन में भारत का योगदान जो है वो 12% है, यानी कि वैश्विक उत्पादन विश्व में बात करें तो भारत का योगदान गेहूं के उत्पादन में जो है 12% आता है। ठीक है, इस संदर्भ में जो है चीन के बाद भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, यानी कि गेहूं और चावल में भारत का विश्व स्तर पर जो है दूसरा स्थान रखता है। पहले स्थान पर चीन चावल में भी है और गेहूं में भी है, ये आपको याद रखना है। देश में अगर गेहूं की बात करें तो उत्पादन में जो है उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आता है। ठीक है, गेहूं उत्पादन में राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश आता है। आगे हम बात करते हैं मक्का के बारे में। मक्का की पैदावार जो है भारत में कुल बोए गए क्षेत्र के 3.6% हिस्से पर जो है की जाती है। ठीक है, यह खाने के अलावा चारे के काम में भी आती है। मक्का जो है मोटे अनाज की श्रेणी में आता है, यानी कि अगर पूछा जाता है एग्जाम में कि मोटे अनाज की श्रेणी में कौन सा फसल आता है तो वो है मक्का। ठीक है, तो मक्का जो है और ये पूरे भारत में जो है कुल क्षेत्रफल का 3.6% पर ही ये हिस्से पर ही बोया जाता है। ठीक है, इसके बाद गन्ने की बात करें तो गन्ने की पैदावार के अधीन देश का 0.51 हेक्टेयर क्षेत्र ही है। चूँकि गन्ने का प्रयोग जो है चीनी और गुड़ बनाने के लिए किया जाता है, अतएव इसे वाणिज्यिक फसल माना जाता है। ठीक है, यानी कि गन्ने को किस फसल श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं तो वाणिज्यिक फसल के अंतर्गत रखते हैं। इसके बाद हम देखेंगे बाजरा। बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो राजस्थान राज्य में होता है।
क्योंकि बाजरा के लिए जो है बलुआ मिट्टी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये राजस्थान में अधिक पाया जाता है, तो वहाँ पर जो है बाजरा का उत्पादन होता है। और ये भी जो है मोटे अनाज की श्रेणी में आता है। ठीक है, मक्का बाजरा ये सारे मोटे अनाज की श्रेणी में आता है। ठीक है, बाजरा को जो है अफ्रीकी मूल की फसल माना जाता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ज्वार की पैदावार भारत के कुल बोए गए कृषि क्षेत्र के 5.3% भाग पर ही की जाती है, और ये भी जो है ज्वार मोटे अनाज की श्रेणी में आता है। भारत का महाराष्ट्र प्रांत जो है इसके उत्पादन में पहले स्थान पर है। ठीक है, यानी कि बाजरे की बात करें तो राजस्थान पहले स्थान पर है उत्पादन में, और ज्वार की बात करें तो महाराष्ट्र जो है पहले स्थान पर आता है। मूंगफली जो है खाद्य तेल का प्रमुख स्रोत है, और ये जो है भारत का 50% खाद्य तेल जो है मूंगफली से ही प्राप्त किया जाता है। मूंगफली के कुल वैश्विक उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान आता है। ठीक है, यानी कि मूंगफली के कुल उत्पादन में चीन जो है प्रथम स्थान पर है, और भारत जो है दूसरे स्थान पर आता है। आगे हम बात करते हैं सरसों के बारे में। सरसों एक तिलहन फसल है। ठीक है, तिलहन फसल में आता है, जिसमें तोरिया, राई एवं तारा मीरा भी सम्मिलित है। ठीक है, राजस्थान इसके उत्पादन में पहले स्थान में आता है, यानी कि राजस्थान में सरसों की उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है पूरे राज्यों में। ठीक है, सोयाबीन की बात करें, सोयाबीन भारत की प्रमुख तिलहन फसल है। सोयाबीन तिलहन फसल है, सरसों तिलहन फसल है। ठीक है, जिसके उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, यानी सरसों के उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर है, सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। ठीक है, और सूरजमुखी होता है जो कि एक तिलहन फसल होती है, और इसके उत्पादन में जो है कर्नाटक राज्य पहले स्थान पर है। तो आपको तीनों तिलहन फसलों के बारे में याद रखना है कि सरसों के उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर, सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर, और सूरजमुखी के उत्पादन में कर्नाटक पहले स्थान पर है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं चाय। चाय जो है एक पेय फसल है, और चाय बागानों का सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है वो भारत के असम प्रांत में है। ठीक है, यानी असम राज्य में चाय बागानों का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। चाय उत्पादन में देश में जो है असम का पहला स्थान भी है, तो चाय उत्पादन में असम का पहला स्थान रहा है, ये आपको याद रखना है। कहवा जो है एक पेय फसल है, इससे कॉफ़ी बनाई जाती है, और कहवा जो है उत्पादन में कर्नाटक पहले स्थान पर आता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कपास। कपास एक रेशेदार फसल होती है, जिसका प्रयोग कच्चे माल के रूप में मुख्यतः वस्त्र उद्योग में किया जाता है। देश के कुल बोए गए क्षेत्र के 45% हिस्से पर ही कपास की खेती होती है। भारत में कपास का सर्वाधिक उत्पादक राज्य जो है वो गुजरात है, यानी गुजरात में कपास की सर्वाधिक खेती की जाती है। सर्वाधिक उत्पादन जो है गुजरात राज्य में होता है। वैश्विक उत्पादन की बात करें तो चीन प्रथम स्थान पर है, भारत जो है दूसरा स्थान है। यानी कि अभी तक जिसमें चाहे गेहूं हो या फिर चावल हो या फिर कपास हो या फिर गन्ना हो, इसमें चीन पहले स्थान पर और भारत का स्थान दूसरा है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और राज्यों की बात करें तो कपास की खेती के उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा गुजरात राज्य में होता है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं जूट की। जूट जो है, जूट की पैदावार भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में पहले स्थान पर है। ठीक है, यानी कि जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है, जो कि देश के जूट उत्पादन में कुल 81% का योगदान देता है। जूट के उत्पादन में 60% योगदान के साथ भारत जो है पहले स्थान पर है, ये आपको याद रखना है। जूट के स्थान में पूरे विश्व में 60% योगदान है भारत का, और वो पहला स्थान रखता है पूरे विश्व में। ठीक है, नारियल की पैदावार की बात करें तो भारत का तमिलनाडु राज्य जो है नारियल सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। ठीक है, केरल, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश में भी इसकी पैदावार होती है, लेकिन सबसे पहले स्थान पर जो तमिलनाडु राज्य है नारियल उत्पादन में। आगे हम बात करते हैं रबड़ के उत्पादन की बात। रबड़ के उत्पादन में केरल राज्य सबसे पहले स्थान पर। ठीक है, कुछ लोग कर्नाटक राज्य बहुत याद रखे हुए हैं, तो कर्नाटक अब नहीं रह गया है, अब रबड़ उत्पादन में केरल राज्य हो गया। ठीक है, यह राज्य देश के कुल रबड़ उत्पादन में 90% का योगदान देता है। ठीक है, वाणिज्यिक फसलों की बात करें तो इसको नगदी फसल भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इससे नगद रुपए मिल जाते हैं। और भारत की प्रमुख नगदी फसलों की बात करें तो उसमें गन्ना, जूट, कपास एवं तिलहन आदि आते हैं। ठीक है, यानी गन्ना कैसा फसल है तो नगदी फसल है, जूट कैसी फसल है तो ये भी नगदी फसल है, कपास भी नगदी फसल है, और तिलहन वाले भी नगदी फसल हैं। अब इसके बाद हम आम, अमरूद, केला, काजू, अनार, पपीता के उत्पादन तथा अंगूर, केला, कसावा, फलियों एवं पपीता की उत्पादकता में भारत जो है विश्व में प्रथम स्थान पर है। यानी इन सभी चीज़ों के उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर रखता है विश्व में।
कौन कौन से? आम, अमरूद, केला, काजू, अनार, पपीता और अंगूर, केला, कसावा, फलियों और पपीता के उत्पादकता में जो है भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, विश्व में फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। ठीक है, ऐसे देखा जाए तो, जबकि मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है भारत। ठीक है, यानी अगर फलों एवं सब्जियों के उत्पादन की बात करें तो भारत का दूसरा स्थान आता है, लेकिन मसालों में जो है ये पहले स्थान पर आता है, उत्पादक में भी और निर्यातक में भी। ठीक है, इसके बाद विश्व में मछली उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। ठीक है, विश्व में मछली उत्पादन की बात करें तो भारत का दूसरा स्थान आता है। कुल जीडीपी में मत्स्यन का भाग लगभग 1% ही है। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। अब आगे हम बात करते हैं भारत में सिंचाई। भारत में सिंचाई की बात करते हैं तो भारत में कृषि उत्पादन का स्तर जो है निर्धारित करने की महत्वपूर्ण भूमिका है, प्रकृति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी कि कृषि उत्पादन जो होता है भारत में, उसमें प्राकृतिक का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। देश के 44.9% कृषि क्षेत्र पर सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध है, जबकि 55% कृषि क्षेत्र पर अभी भी वर्षा पर ही निर्भर होता है। ठीक है, यानी कि इसलिए भारत में अधिकतर खेतियां जो है वो वर्षा पर ही निर्भर होती हैं। 55% खेती जो है वर्षा पर भी निर्भर होती है, बल्कि 44.9% कृषि क्षेत्र पर भी सिंचाई के द्वारा ही सुविधाएं उपलब्ध हैं। अब आगे हम बात करते हैं, इस समय भारत के कुल सिंचित क्षेत्र में जहां नहरों का परसेंटेज है 25.7%, वहीं तालाबों का परसेंट मात्र 3.38% ही है। ठीक है, यानी कि नहरों का परसेंटेज बढ़ गया है। देश के कुल सिंचित क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिशत जो है कुओं और नलकूपों का है। ठीक है, अगर ये पूछा जाएगा तो देश के कुल सिंचित क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिशत किसका है, तो कुओं और नलकूपों का है। ठीक है, देश की 58.76% सिंचाई कुओं और नलकूपों से होती है। देश के कुल सिंचित क्षेत्र में जो है तालाबों की सिंचाई का परसेंट मात्र 3.38% ही है। भारत में तमिलनाडु में तालाबों की संख्या सबसे ज़्यादा है। यानी अगर इस तरीके से पूछा जाए कि किस राज्य में तालाबों की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो तमिलनाडु राज्य में तालाबों की संख्या सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इसके बाद कुओं और नलकूपों से भारत में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। भारत में पंप सेटों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में है। यानी अगर ये पूछा जाएगा कि भारत के किस राज्य में जो है पंप सेट की सर्वाधिक संख्या है, तो वो है उत्तर प्रदेश में। भारत में 5 नलकूप सिंचित शीर्ष 5 राज्यों का क्रम इस प्रकार है। पहले स्थान पर आता है उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर पंजाब, तीसरे स्थान पर राजस्थान, चौथे स्थान पर बिहार और 5वें स्थान पर आंध्र प्रदेश आता है। ठीक है, ये है 5 शीर्ष नलकूप सिंचित राज्य। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे भारत के 5 नहर सिंचित शीर्ष राज्यों का क्रम देखेंगे तो उसमें भी पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश आता है, दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश, तीसरे स्थान पर राजस्थान, चौथे पर पंजाब और 5वां कर्नाटक। ठीक है, पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा राजस्थान, चौथा पंजाब, 5वां कर्नाटक। ये 5 राज्य हैं जो कि नहर सिंचित शीर्ष राज्य हैं। ठीक है, इसके बाद कुओं द्वारा सिंचाई वाले शीर्ष 5 राज्य की बात करें तो पहले स्थान पर तमिलनाडु, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा कर्नाटक, चौथा मध्य प्रदेश और 5वां उत्तर प्रदेश। यानी कुओं की बात करें तो उत्तर प्रदेश का स्थान इस क्रम में 5वां स्थान आता है। ठीक है, कुओं के द्वारा पहले स्थान पर तमिलनाडु आता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं भारत में कृषि वित्त के संस्थागत स्रोत कौन कौन से हैं। तो देखिए, कृषि क्षेत्र के संस्थागत वित्तीय स्रोतों के अंतर्गत जो आते हैं वह इस प्रकार हैं। पहला है वाणिज्यिक बैंक, दूसरा है सहकारी तथा सहकारी ऋण समितियां, सहकारी बैंक तथा सहकारी ऋण समितियां, तीसरा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, चौथा है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक, 5वां है किसानों को अल्पकालीन ऋण सहायता प्रदान करने के लिए 1998-99 से किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ किया गया, छठा है निर्धन एवं गरीब किसानों की सहायता के लिए लघु वित्त संस्थाओं यानी कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन MFI की स्थापना की गई, जो गरीबों को स्वरोजगार के लिए 25,000 रुपये तक का ऋण प्रदान करती है। तो इस तरीके से कुल 6 प्रकार की हैं संस्थागत वित्तीय स्रोत हैं जो कि भारत में कृषि के वित्त के ये स्रोत हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यह आपका इतना आज के लिए इतना ही था इस टॉपिक में, और आगे हम बात करेंगे भारत की कुछ प्रमुख फसलें और उनकी आवश्यक कृषि जलवायु प्रमुख उत्पादक राज्य के बारे में, रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2021-22 और खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP, ये सारी बातें हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है,
तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे कि अगला वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत जो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ में अपने दोस्तों में शेयर भी करें, ठीक है। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका पीडीएफ उपलब्ध रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए थैंक यू। आप अपना जो है रिव्यू जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आपको ग्राम समाज और विकास से संबंधित क्या क्या चीज़ें चाहिए वो भी आप अपना कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए थैंक यू।